BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th विषय हिंदी का काव्य खंड, आज हम कक्षा 9 हिंदी तो व्याकरण के अंतर्गत आज हम काव्य बोध के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं। तो शैली की दृष्टि से काव्य के 3 भेद होते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, काव्य के भेद हैं। तो काव्य के भेद हैं श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, सवाल आ जाएगा। उसके बाद में चौथा है, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार होते हैं। पांचवा है, कामायनी है। तो कामायनी महाकाव्य है। रस के बिना काव्य माना जाता है। तो नीरस माना जाता है। रस के अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो आचार्य विश्वनाथ का है। विवानुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है। तो यह भरत मुनि का है। उसके बाद में 11वां प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो अलंकार कहलाते हैं। 12वां है, छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। 13वां है, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है, यह अलंकार का प्रकार है। छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। तो यति कहलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अर्थालंकारों में चमत्कार किसके कारण होता है। तो अर्थ के कारण होता है। 16वां है, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उपमा का अर्थ है। तो उपमा का अर्थ होता है सादृश्य, समानता। और सवाल आ जाएगा उत्तर इसका, आ और बा दोनों सही हैं। उपमा अलंकार के अंग हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। 19वां है, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं। तो उसे उपमान कहते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, जहाँ पर प्रकृति की वस्तुओं को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब रिक्त स्थान, पहला है, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से है। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा आंतरिक। खंड काव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा एक अंश का। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो रिक्त स्थान में जाएगा संपूर्ण। रस को काव्य की बताया गया है। तो आत्मा, रिक्त स्थान में आत्मा जाएगा। 5वां है, रस के प्रकार हैं। तो रस के 10 प्रकार हैं। वीर रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रोध रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध है। करुण रस का स्थायी भाव है। तो शोक है। मात्रिक छंद में गणना की जाती है। तो मात्राओं की। वर्णिक छंद में गणना की जाती है, वर्णों की। अलंकार का सामान्य अर्थ है। तो अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। तो एक स्थान में आभूषण लिख सकते हो या गहना लिख सकते हो। 12वां है, उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार में होता है। तो इसमें जाएगा रूपक। रंगमंच पर अभिनय देखकर आनंदानुभूति काव्य की होती है। 13वें में जाएगा दृश्य। काली लहर कल्पना काली, पंक्ति में अलंकार है। तो 14वें में जाएगा अनुप्रास अलंकार। सोई संत सुजान, पंक्ति में अलंकार निहित है। तो 15वें में जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो 14 और 15 में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। 14 में काकी और 15 में साकी, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। वर्ण, मात्रा, यति, तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई शब्द रचना कहलाती है। तो छंद कहलाती है। तो 16वें रिक्त स्थान में छंद आ जाएगा। 17वां है, क्षितिज अटारी गहराई, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। रिक्त स्थान में रूपक आ जाएगा। पत्थरों द्वारा पानी पीना, पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो 18वें में मानवीकरण आ जाएगा। रस खाने में रचनाएं लिखी हैं। तो रस खाने सवैया छंद में रचनाएं लिखी हैं। तो रिक्त स्थान में सवैया आ जाएगा। संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की संख्या 33 है। रिक्त स्थान में 33 आ जाएगा। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 3 वर्णों का समूह तो गण कहलाता है, इसकी सही जोड़ी गण होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है।
तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसकी सही जोड़ी होगी आचार्य विश्वनाथ। सवैया, तो सवैया की सही जोड़ी होगी वर्णिक छंद। रस के अंग, तो रस के अंग की सही जोड़ी होगी 4, रस के 4 अंग होते हैं। पंचवटी, तो यह खंड काव्य, इसकी सही जोड़ी होगी खंड काव्य पंचवटी की। दूसरी जोड़ी है कामायनी, तो कामायनी महाकाव्य है, तो कामायनी की सही जोड़ी होगी महाकाव्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो अलंकार कहलाते हैं, इसकी सही जोड़ी अलंकार होगी दूसरे की। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। उसके बाद में चौथा है मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य की सही जोड़ी होगी कबीर के दोहे। छंद के पढ़ने की ले, तो गति कहलाती है, तो 5वें की सही जोड़ी होगी गति। तीसरी जोड़ी है छंद में बंधी रचना, तो छंद में बंधी रचना काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के भेद, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं 3। काव्य की आत्मा रस, छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तो तुक कहलाती है। उपमेय में उपमान का आरोप रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का आरोप, तो इसकी सही जोड़ी होगी रूपक अलंकार। अब एक वाक्य में उत्तर। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के वेदों के नाम लिखिए, तो प्रबंध काव्य के 3 वेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीतिया। तीसरा है रसात्मकम वाक्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है, तो रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को क्या कहते हैं, तो एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को खंड काव्य कहते हैं। 5वां है काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। 6वां है स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, तो स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे। 8वां है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा छंद के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 10वां है जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ शब्दालंकार होता है। बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, तो बालू के सांपों में पंक्ति में रूपक अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मेघ आए बन ठन के पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। है हसमुख हरियाली है हिम आतप, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हसमुख हरियाली है हिम आतप पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। हा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। 14वां है वेदना बोझ वाली सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में उपमा अलंकार है। 15वां है शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के 2 भेदों के नाम लिखिए, तो शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक। अर्थालंकार के भेद उपमा, रूपक। 16वां है घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है, तो घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर बीभत्स रस होता है। अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो यह सत्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो यह भी सत्य है। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो यह असत्य है, संबंध होता है। चौथा है मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो यह सत्य है। मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, तो यह सत्य है। 6वां है महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो यह असत्य है। 8 सर्ग या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो यह भी असत्य है, संचित होती है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, यह भी असत्य है, खंड काव्य में एक सर्ग होता है। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है, तो यह सत्य है। जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं, तो यह असत्य है। छंद को पढ़ने का प्रभाव ले या गति कहलाता है, तो यह सत्य है।
छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है, तो यह सत्य है। संकट सागर में रूपक अलंकार है, तो यह भी सत्य है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, तो यह भी सत्य है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, सत्य है। तो आज हमने कक्षा 9वीं हिंदी काव्यबोध हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।